हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज़ तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे प्रेजेंट टेंस का भाग चल रहा है। हम टेंस सीख रहे हैं, जिसमें हमने पिछली वीडियो में यानी कि पिछली की क्लास में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा कवर अप किया था। एक ही वीडियो में हमने पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा दिया है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर हमारी वो टेंस वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा पढ़ाया है। सिर्फ एक वीडियो में, मात्र एक वीडियो में, लगभग 50 मिनट का वीडियो है या उससे कम थोड़ा सा, लेकिन एक ही वीडियो में मैंने सब कुछ बहुत ही अच्छे से क्लियरली डिस्क्राइब कर दिया है। सिर्फ आपको एग्जाम्पल्स लगाने हैं। मैं कोशिश करूँगा कि सारे टेंस कवर अप हो जाएं एक बार, फिर उसके बाद ढेर सारे एग्जाम्पल्स की 2-3 क्लास ले लूँगा और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको करा दूँगा सभी प्रकार के, जिससे कि आपके सारे टेंस क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस का दूसरा भाग है, जिसमें हमको पढ़ना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो बिना वीडियो को लंबी किए हुए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और आज पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसके पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो जैसे मैंने बताया था कि कोई भी टेंस पढ़ने से पहले, तुरंत ही कोई भी टेंस आपके सामने आया तो आपको सबसे पहले उसको क्या करना होगा, पहचानना होगा कि आखिर ये है कौन सा टेंस। अगर कोई भी सेंटेंस आपके सामने आया तो जल्दी से सिर्फ और सिर्फ दिमाग में पहली बात तो ये जाएगी, क्लिक करना चाहिए कि ये टेंस कौन सा टेंस है। यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में जैसे ही आएगा आपके सामने तो आप तुरंत जान जाओगे कि इसके अंत में अगर ता है, ती है, ते हैं, वगैरह वगैरह जो भी शब्द हैं, अगर आदि शब्द आते हैं तो वो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। लेकिन अगर इसी तरीके से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम पढ़ने चल रहे हैं तो इसकी भी कोई अपनी पहचान होगी, क्योंकि हर आदमी अपनी अपनी अलग पहचान रखता है। तो इसी तरीके से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की मैं आपको पहचान बता दूं कि आप पहचानेंगे कैसे। अगर आपके सामने कोई टेंस आया, सेंटेंस आया, तो आप पहचानेंगे कैसे। तो सबसे पहले लिखेंगे पहचान, नोट करते जाएंगे हर एक बात को। पहचान क्या है, पहचान इसकी पहचान पता है तब भी ठीक है, और नहीं भी पता तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ से नया ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अगर आपको आता भी है तब भी आप ये वीडियो देखेंगे पूरा बिना स्किप किए हुए, बिना आगे बढ़ाए, मतलब बिना भगाए, तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर नया मिलेगा इसमें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहचान क्या होती है इसकी, इस वाक्य के अंत में, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, इस वाक्य के अंत में ता रहती है, इसी तरीके से इस वाक्य के अंत में क्या आएगा, इस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हूं, कुछ भी आएगा। रहा है, रही है, रहे हैं, आदि शब्द आते हैं। इस तरह के कोई भी शब्द आ सकते हैं, आदि शब्द आते हैं। सबसे पहले आप जान ले प्रेजेंट टेंस पढ़ने का हमारा पर्पज़ क्या होता है, कि हम थोड़ा टेंस पढ़ने से हमको, बिना टेंस पढ़े आप इंग्लिश नहीं सीख सकते, क्योंकि इंग्लिश सीखना है अगर आपको तो टेंस तो पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए सबसे पहले टेंस ही पढ़ा रहे हैं। क्या होगा, आदि शब्द आते हैं। क्या क्या आते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, आदि शब्द आते हैं इसके अंत में। इस तरह का कोई एक वाक्य मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, ताकि आपके दिमाग में वो वाक्य चलता रहे, जिसके कारण उस सब चीज़ आपको क्लियर समझ में आता रहे। जैसे मान लो मुझे कहना है कि पहला एग्जाम्पल मान लो देते हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, ट्रांसलेट करके नहीं दिखाएंगे, लास्ट में ट्रांसलेट करके आपको सब कुछ दिखा देंगे। जब आपका सारी कहानी आप देख लें उसके बाद लास्ट में आपको ट्रांसलेट भी दिखा देंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बीच में अगर समझाएंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी बहुत चीज़ें बतानी है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, राजू, मान लीजिए कह रहा हूं मैं, राजू स्कूल जा रहा है। एकदम सरला सा एग्जाम्पल लिया मैंने, जा रहा है। तो आप अगर इस वाक्य के अंत में देखिए तो पूरा वाक्य हो गया, लेकिन इसके अंत में आप जरा देखिए तो आपको मिल रहा है रहा है। या फिर अगर यहाँ पे कोई लड़की होती तो रही है हो जाता, या अगर यहाँ पे कोई बहुत सारे लोग होते तो यहाँ रहे हैं हो जाता। मतलब ऐसे हो सकता है, हो जाता। ठीक है,
तो इस वाक्य के अंत में क्या आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं, इस अदरवाइज बहुत सारे शब्द आएंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जैसे ही हमने पहचान सीख ली, तो इसके बाद हमारा नंबर आता है तुरंत ही किस चीज़ का, पहचान तो सीख ली। अच्छा, पहचान के बाद तुरंत नंबर आता है कि इसमें सहायक क्रिया क्या होगी। जैसे कि उसमें सहायक क्रिया थी डज और डू, डज और डू, इसमें सहायक क्रिया क्या होगी। अच्छा, सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया इसको इंग्लिश में बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब मैं कभी कभी अगर मान लो मैं एच और वी लिख दूं ऐसे डॉट करके, तो आप समझ जाना कि एच से हेल्पिंग और वी से वर्ब। ठीक है, मैं इतना बड़ा बार बार नहीं लिखूंगा, एक बार लिख दिया हूं बहुत है। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर। इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब है, कितनी, 3, इज, एम, आर। अब जरा ध्यान दें, उसमें तो 2 हेल्पिंग वर्ब थी, इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब है। जैसे ही मैंने 3 हेल्पिंग वर्ब बताया आपको, 3 हेल्पिंग वर्ब जैसे ही बताया, तो आपको तुरंत दिमाग में आया होगा, अच्छा 3 है तो इसका मतलब हर जगह अलग अलग कहीं न कहीं लगते होंगे सब। देखो ना भाई, 3 है तो इसका मतलब आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि 3 है तो इसका मतलब 3 जगह लगेंगी, मतलब कहीं पे इज लगेगा, कहीं पे आर लगेगा, कहीं पे एम लगेगा। तो वही बताने चल रहे हैं कि कहाँ कौन सा लगाना है। सिंगुलर नंबर, सिंगुलर सब्जेक्ट, मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट बताया था, वही सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ भी देख लो, देख लो, बता रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। एक लाइन में याद कर लो सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे ही, सी, ही मिस वाह, सी मिस भी वाह होता है। ही मिस क्या होता है, वह होता है। सी मिस भी वाह होता है, ये लड़के के लिए और ये लड़की के लिए। ठीक है, इट और नेम, अगर ये सब है, किसी का नाम हो गया या वह हो गया, और या फिर कुछ भी नहीं है, इट किसके लिए लगता है, जैसे जहां पर हमको कोई सब्जेक्ट नहीं मिलता, सब्जेक्ट यानी कि आगे जो करता होता है वो नहीं मिलता, तो हम उसकी जगह पे इट का यूज कर लेते हैं। वो आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे, अभी आप ऐसा एज अ फैक्ट मान के याद कर लें। ही, सी, इट, नेम, ये सब रहेगा तो आपको लगाना है इज। नेम मतलब क्या, नाम, किसी का नाम, राजू, टिंकू, मिंकू, अदरवाइज बहुत सारे नाम होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया ये सिंगुलर के लिए। सिंगुलर में तो आपको पता चल गया कि हमको इज लगाना है, जब भी कोई सिंगुलर सब्जेक्ट दिखे तो आपको इज लगाना है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब में। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपको प्लूरल सब्जेक्ट दिख जाए, प्लूरल सब्जेक्ट दिख जाए, जैसे प्लूरल सब्जेक्ट में यू हो गया, वी हो गया और दे हो गया, दे आर देम, एक्सेट्रा, बहुत सारे वर्ड हैं। तो इसी तरीके से अगर प्लूरल सब्जेक्ट है आपका, सब्जेक्ट मतलब जो सबसे आगे आते हैं, अभी मैं दिखा दूंगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, राजू, राजू सबसे आगे आया है इसलिए ये सब्जेक्ट है, और इसके जगह पे यहाँ पे देखो नाम है, राजू के साथ में हमेशा इज का यूज करेंगे। लेकिन अगर यहाँ यहीं पे अगर वी होता, हम यानी कि बहुवचन होता, प्लूरल सब्जेक्ट होता, तो हम वहाँ पे लगाते आर। तो यानी कि व्यू, वी, दे, इस तरह का कोई सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ लगाना है आर। ठीक है, ये हुआ। अब एक अकेला बेचारा जो आई है, आई मतलब मैं है, आई, एक अकेला, ये एक इकलौता एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ लगाना है आपको एम, ये एक अकेला ऐसा है, आई ये अकेला ऐसा है जिसके साथ में आपको सहायक क्रिया कौन सी लगानी है, एम लगानी है। आपने सुना भी होगा, जब भी हम कभी बोलते हैं आई एम अ टीचर, जैसे कि मैं अगर बोलूँ तो आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, है ना, आई एम अ डॉक्टर, मतलब अपने बारे में जब बताना होता है तो हम हमेशा एम का यूज करते हैं, इसलिए आई के साथ हम एम लगा दिए। ठीक है, ये तो था आपकी सहायक क्रिया कौन सी कहाँ लगेगी। अब हमने क्या क्या जाना, सबसे पहले हमने जाना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पहचान क्या है। पहचान इसकी अंत में आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आ जाएंगे, तो हम जान लेंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसके बाद इसमें सहायक क्रिया, फिर जैसे जानेंगे हम पहचान क्या है इसकी, उसके बाद तुरंत हमको पता चलना चाहिए कि सहायक क्रिया इसमें कौन कौन सी है। इसमें 3 सहायक क्रिया है, इज, एम, आर। उसके बाद हमको पता चलना चाहिए कि इज लगाना है कि एम लगाना है कि आर लगाना है, वो हमें बताएगा सब्जेक्ट यानी कि जो हमारा कर्ता होगा वो बताएगा सब्जेक्ट। ही, सी, इट, नेम है,
या तो इज लगा लेंगे, यू वी दे ऐसा कुछ है तो आर लगा देंगे, लेकिन अगर अकेला मैं यानी कि आई है तो उसके साथ एम लगा देंगे। बस इतना याद रखना है। अभी तक मैंने आपको कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतनी बातें बताई है। इसके आगे चलते हैं थोड़ा सा, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको इरेज करते हैं तो इसके आगे थोड़ा सा बताते हैं। हाँ तो चलिए देख लेते हैं। अब हमने जान लिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में, अब हम अनुवाद करना सीखेंगे, यानी कि ट्रांसलेट करना सीखेंगे। यानी कि ट्रांसलेट जब करेंगे तो क्या, कब, कैसे, क्या, क्यों लगाना है वही देखना है हमको। तो लिख लीजिए, आप चाहे तो हेडिंग डाल सकते हैं अनुवाद करने के नियम, यानी कि ट्रांसलेशन ऑफ लॉ। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला है अनुवाद हम किसको किसको करेंगे। एक तो या तो हमारे पास सिंपल सा होगा, साधारण वाक्य होगा, या तो नकारात्मक वाक्य होगा, या तो प्रश्नवाचक वाक्य होगा। इंग्लिश में बोले तो या तो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, या तो निगेटिव सेंटेंस होगा, या तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। मेनली हमारे पास यही तीन होते हैं सेंटेंसेस। ठीक है, तो हमको अनुवाद करना है। तो मान लीजिए आपका सबसे पहला दिया है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव कहते किसको है, जिसमें एकदम साधारण सा वाक्य है। हिंदी में बोले तो साधारण वाक्य, साधारण। अफर्मेटिव सेंटेंस, सेंटेंस यहाँ पे लिख लेना अपना, साधारण वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस अगर होता, अफर्मेटिव सेंटेंस अगर है आपका, तब हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। जैसे एक अफर्मेटिव सेंटेंस में लिख देता हूँ ताकि साथ साथ आपको आपके माइंड में इमेज बनती रहे। याद रखना, अगर किसी चीज़ की आप कोई चीज़ स्टडी कर रहे हो और उसकी इमेज यहाँ बन रही है यहाँ, तो आपको वो चीज़ तुरंत समझ में आएगी। ये एकदम एकदम श्योर है कि वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, और आपका कंपटीशन कोई नहीं कर सकता। अगर आपके इमेज बन रही है, जो चीज़ आप पढ़ रहे हो अगर उसकी इमेज बना ले जा रहे हो अपने माइंड में, तो आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए मैंने कहा, एक साधारण सा एग्जाम्पल लिया, राजू स्कूल जाता, अभी तो थोड़ी देर पहले लिया था मैंने इसको, राजू स्कूल जाता है। तो आप जरा ध्यान से इस वाक्य को देखें, इस सेंटेंस को देखें। तो इसमें राजू तो स्कूल जा रहा है, राजू स्कूल जा रहा है लिखना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है, रहा है, जा रहा है, राजू स्कूल जा रहा है। तो जरा ध्यान से देखें, तो ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये तो श्योर है कि है, लेकिन ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें ना तो नहीं है और ना तो कोई प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि क्या है। समझ में आया? तो चलिए देखते हैं, राजू स्कूल जा रहा है, राजू स्कूल जा रहा है, तो ये एक साधारण वाक्य हो गया। तो इसको अगर मान लो हमको ट्रांसलेट करना है, तो इसके लिए मैंने जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फॉर्मूला लिखाया था, इस तरीके से इसमें भी फॉर्मूला लिखा दे रहे हैं। मैथ मत समझ लेना इसको, ये इसलिए लिखाते हैं कि आपको ट्रांसलेशन करने में दिक्कत ना हो, आपको स्टेप बाय स्टेप पता रहे कि कौन सी चीज़ कहाँ लगानी है, मतलब किसके बाद कौन सी चीज़ लिखनी है। इसीलिए मैं इसको फॉर्मूला एज अ फॉर्मूला लिखा देता हूँ, ताकि आपको पता रहे कि इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, मतलब सेंटेंस को किस प्रकार से लिखना है। इसलिए इसका तरीका बता देता हूँ मैं। सबसे पहले आपको लिखना है इसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट SUB लिख दे रहे हैं, सब्जेक्ट समझ लेना। ठीक है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट यानी कि जैसे कि राजू है तो यहाँ पे राजू लिख देना है। ठीक है, फिर उसके बाद लिखना है आपको, सब्जेक्ट के बाद लिखना है आपको तुरंत ही सहायक क्रिया लगा देनी है आपको, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। आप समझ लीजिए, ये हेल्पिंग वर्ब लिखा है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या है, इज एम आर। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के जगह पे आप इज एम आर में से कोई एक लगाना है आपको। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और ये हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब उसके बाद आता है वर्ब का नंबर, उसके बाद तुरंत आप लगाएंगे वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब। कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लगता है, क्या लगता है? वर्ब में आपको लगाना है ING। जानते हो ना, जैसे कि कोई, जैसे मान लो कोई वर्ब मैं ले रहा हूं, कोई गो है, गो मीन्स क्या होता है? जाना। तो अगर हमको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर गो आया है तो उसको हम गो नहीं लिखेंगे, बल्कि इसमें ING लगा के लिखेंगे, गोइंग। क्लियर है? एक और देखिए कैसे, जैसे मान लो हमारे पास है कोई और रीड है, रीड मीन्स होता है पढ़ना। अगर मान लो ये हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आया है तो इसमें हम रीड नहीं लिखेंगे बल्कि रीडिंग लिखेंगे, ये दोनों ऐसे। ठीक है,
इस तरह से जितने भी वर्ब है सब में आईएनजी फॉर्म लिखना है हमको, आईएनजी लगा के लिखना है सारे वर्ब का। फर्स्ट फॉर्म में ही तो आईएनजी लगता है, तो फर्स्ट फॉर्म उसके बाद आईएनजी। ठीक है, क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आईएनजी के बाद आप लगा देंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये है आपका फॉर्मूला। इस तरह से आपको इस सेंटेंस को लिखना है। सबसे पहले इस अगर मान लो आपको यही सेंटेंस दिया है, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? यहाँ पे जाना है, फिर वर्ब, और वर्ब हेल्पिंग वर्ब क्या है? यहाँ पे इजमार है, और वर्ब यानी कि यहाँ पे जाना है और आईएनजी लगा देना है वर्ब में, और ऑब्जेक्ट लिख देना है स्कूल। ठीक है, मैं इसको ट्रांसलेट करके यहीं पे दिखा दे रहा हूँ आपको, जो दिक्कत होगी दूर हो जाएगी। सबसे पहले मान लेते हैं सब्जेक्ट यहाँ पे राजू है, इसी को कर रहे हैं, राजू है, सब्जेक्ट हो गया हमारा। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा? हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर। तो आप जरा ध्यान से सोचिए, मैंने क्या कहा था कि अगर आपके पास ही, सी, इट और नेम है तो उस सब के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। और यहाँ पे राजू एक नाम है, नेम है, तो इसके साथ लगेगा इज, राजू इज हो गया। अच्छा, वर्ब यहाँ पे क्या है? जाना यानी कि गो, वर्ब लिख दिया हमने। अच्छा, वर्ब में ही आईएनजी लगाना है हमको। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो लिखने के बाद उसी में आईएनजी लगाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा आईएनजी यानी कि गोइंग। उसके बाद गोइंग हो गया, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है स्कूल, तो हम यहाँ लिख देंगे टू स्कूल। कहीं पे जाना है तो इसलिए टू स्कूल। अब ध्यान से देखिए, राजू इज गोइंग टू स्कूल, ये हो गया राजू स्कूल जा रहा है, राजू स्कूल जा रहा है, ये हो गया। इस तरह से आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट। ये है आपका फॉर्मूला, आप इसको याद रखें तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी ट्रांसलेशन में। ठीक है, ये अफर्मेटिव के लिए था। अब चलते हैं थोड़ा सा निगेटिव के लिए। निगेटिव नकारात्मक वाक्य याद आया? हाँ, वैसा ही। देखिए अभी नहीं आया तो आपको समझ में आ जाएगा। निगेटिव वाक्य पे चलते हैं। निगेटिव वाक्य इसको मिटा दें, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जगह कम है और यहाँ पे मिटाना है हमको, मिटा दे रहे हैं। निगेटिव वाक्य देखेंगे, ये पहला था। दूसरा है निगेटिव वाक्य, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस नहीं लिखेंगे, जगह कम है। ठीक है, अपना लिख लेना। नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। अच्छा, ये नकारात्मक वाक्य क्या होता है भैया? जिसमें नहीं शब्द है। इसमें क्या है? नहीं, किसी काम को ना करने के लिए कहा जाए, ना करने के लिए, इसे नकारात्मक निगेटिव कहते हैं। निगेटिव, ठीक है, निगेटिव। मान लीजिए ही राजू है, राजू स्कूल जा रहा है, और मैं कह दूं राजू स्कूल नहीं जा रहा है। देख लीजिए यहाँ पे, राजू स्कूल नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, राजू स्कूल नहीं जा रहा है। मैंने कहा राजू स्कूल नहीं जा रहा है, तो इसके लिए अब ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले सब्जेक्ट तो वैसे का वैसा, यानी कि सबसे पहले हमको लिखना तो है सब्जेक्ट ही। फॉर्मूला लिखा रहे हैं, याद रख लो यहाँ पे ध्यान से। सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट ही रहेगा। फिर उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब भी रहेगी, हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज एम आर। हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास तीन है, तो जिस जगह पे जो हमें यूजली लगेगा कि हमको ये लगाना चाहिए तो वहाँ पे वो लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको तुरंत लिखना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना है। क्या? नॉट। क्यों? अच्छा, नॉट क्यों लगाए? क्योंकि हमारे पास नहीं है, नकारात्मक है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत नॉट लगाना पड़ेगा आपको। हेल्पिंग वर्ब फिर नॉट। ठीक है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, फिर उसके बाद आएगा वर्ब फर्स्ट फॉर्म। इसी की वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। और इसी में आईएनजी भी लगाना है अपने को। आईएनजी सब में चलेगा, कॉन्टिन्यूअस में चाहे जब भी वर्ब लिखेंगे तो उसमें आईएनजी लगा के लिखेंगे। इतना याद कर लो आप। प्लस लास्ट में आखिरी में क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ये है इसका फॉर्मूला। निगेटिव में कभी कोई सेंटेंस मिले कॉन्टिन्यूअस का तो कैसे करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। ठीक है, ध्यान से देखिए, मैं इसी को फिर से इसी हमारे फॉर्मूले से देखिए इसको ट्रांसलेट इंग्लिश में करके दिखा रहा हूं कैसे होगा। राजू सब्जेक्ट है हमारा, राजू लिख देंगे। क्लियर है? राजू हो गया। हेल्पिंग वर्ब, अच्छा राजू क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ लगता है इज, तो राजू के साथ लग जाएगा इज। ठीक, इज। नॉट
तुरंत हमको क्या लगाना है, जैसे सहायक क्रिया लिखी हमने, हेल्पिंग वर्ब जैसे लिखी वैसे हमको लगाना है नॉट। राजू इज नॉट। क्लियर? अच्छा, नॉट लगाने के बाद तुरंत हमारे पास आता है वर्ब। वर्ब हमारे पास फिर भी जाना है तो गो, और आईएनजी लगाना मत भूलना, तो हो जाएगा ये गोइंग। राजू इज नॉट गोइंग। और ऑब्जेक्ट में क्या है आपके पास, स्कूल, टू स्कूल। मतलब कि राजू स्कूल नहीं जा रहा है। ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब हमारे पास लास्ट एक और सेंटेंस बचता है जो कि है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसी को और देख लेते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, हमारा सारा ट्रांसलेशन पूरा हो जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूअस समाप्त करेंगे फिर उसके बाद, लेकिन अभी इंट्रोगेटिव बचा हुआ है, पहले उसको देख लेते हैं। हाँ तो चलिए देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले नंबर 3, तीसरा हमने 2 कवर अप किया, अफर्मेटिव जान लिया, नेगेटिव जान लिया, अब लास्ट बचा है इंट्रोगेटिव, ये आखिरी है। इसके बाद सारे सेंटेंस कंप्लीट हो जाएंगे और एग्जांपल्स करेंगे 2-3 ठो हम। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य आपने देखा होगा, क्वेश्चन मार्क, ऐसा कुछ ऐसा देखा होगा, है ना? ये क्वेश्चन मार्क आप देखे होंगे। जब भी आपको ये दिखे किसी वाक्य के सबसे लास्ट में, तो आप समझ जाना कि वो जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है। ठीक है, ये इसकी पहचान होती है, ये इसकी पहचान होती है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल लिखता हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, कि वही जो भी मैंने लिखा था उसी का एग्जाम्पल लिखता हूँ। क्या, इसमें सबसे पहले कोई क्वेश्चन वर्ड रहेगा। क्या, इसमें क्वेश्चन वर्ड जरूर रहेगा एक, क्योंकि जब भी हमको किसी से इंट्रोगेटिव में प्रश्न करना रहेगा तो हमको कोई ना कोई क्वेश्चन वर्ड लगाना पड़ेगा, तभी प्रश्न कर सकते हैं हम। तो क्या राजू स्कूल जा रहा है, और लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क। अब जरा ध्यान दें यहाँ पे, तो हम यहाँ पर किसी से पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? क्या राजू स्कूल जा रहा है? तो अब हम देखेंगे इसका सबसे पहले क्या लिखेंगे, फॉर्मूला। फॉर्मूला इसका क्या है, फॉर्मूला। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट नहीं लिख सकते यहाँ पे पहले, क्यों? क्योंकि यहाँ पर है क्या, और मैंने इसके पहले की भी बताया था आपको कि जब भी आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो वाक्य की शुरुआत हमेशा किसी क्वेश्चन वर्ड या फिर हेल्पिंग वर्ब से होती है। और हम पढ़ रहे हैं टेंस, और यहाँ पे क्या जो है ये बीच में कहीं आया होता तो हम इसकी अंग्रेजी लिखते व्हाट, लेकिन आगे आया है सबसे पहले सेंटेंस के सबसे आगे आया है, इसलिए इसकी अंग्रेजी हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद लिखेंगे वर्ब। अच्छा, ये हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में फर्क पता है ना? हेल्पिंग वर्ब माने सहायक क्रिया, और वर्ब यानी कि क्रिया जो हम काम कर रहे हैं। वर्ब आ गया, और फिर वर्ब के बाद वर्ब में फर्स्ट फॉर्म की आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म में इसी में आईएनजी लगाना है, और लास्ट में लिखना है ऑब्जेक्ट। ये है आपका फार्मूला, ये है फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसी को ट्रांसलेट करके मैं दिखाने चल रहा हूँ। क्या, अच्छा ये आया है क्या, तो क्या की अंग्रेजी लिख देंगे हेल्पिंग वर्ब। राजू है यहाँ पे, राजू क्या है, एक नाम है, और नाम के साथ इज लगता है, इसलिए क्या की अंग्रेजी हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग इज। क्लियर है? राजू यानी कि इंग्लिश में इसको बोलेंगे राजू। याद रखना, नाम का पहला लेटर हमेशा बड़े से लिखना, अगर आर आप छोटे से लिख देते हो तो आपका सेंटेंस हो जाएगा गलत। ठीक है, राजू हो गया। देखिए सब्जेक्ट हो गया, अपना वर्ब आता है। वर्ब क्या यहाँ पे, जाना के लिए गो, और आईएनजी भी लगाना है इसी में, तो आईएनजी गोइंग हो गया। और कहाँ ऑब्जेक्ट स्कूल है, तो टू स्कूल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा देना, नहीं तो सेंटेंस गलत रहेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पूरा थ्योरी समाप्त। अब चलते हैं हम कुछ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, जिससे हमारी थ्योरी मजबूत हो जाए। ठीक है,
ये था आपका तरीका, नियम, जो भी कह लीजिए आप, सब कुछ था इसमें। मैंने सब कुछ समझा दिया पूरे डिटेलली। अब इसके अलावा और कुछ भी नहीं है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, अब इतना ही है। अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स करते हैं ढेर सारे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें, एग्जाम्पल पे चलते हैं। हाँ तो चलिए देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। अरे यार, देखते हैं क्या है कि तुम मैच खेलते हो, तुम मैच खेलते हो, ये पहला है एग्जाम्पल, ठीक है। क्या है, तुम मैच खेलते हो। तो इसका एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है, हम करेंगे इसको कैसे करेंगे। तुम के लिए लगाएंगे आप यू। हमने बताया था, अभी लिखवाया तो थोड़ी देर पहले। यू मीन्स होता है तुम, यू सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद आता है नंबर किसका, हेल्पिंग वर्ब का। तो यू के साथ में, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ में लगेगा आर, यू आर, ठीक है। आर हो गया, यू आर। अच्छा, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब आता है वर्ब का नंबर। वर्ब है प्ले। प्ले यानी कि खेलना। खेलना की इंग्लिश क्या होती है, प्ले। वर्ब आपको याद होनी चाहिए, प्ले, प्ले। लेकिन हमने कहा था कि इसमें वर्ब में आईएनजी लगता है, तो प्लेइंग हो जाएगा। आईएनजी लगा देंगे तो प्लेइंग, ठीक है। यू आर प्लेइंग। मैच, मैच ऑब्जेक्ट है, लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए। तो यू आर प्लेइंग मैच यानी कि क्रिकेट, क्रिकेट। या फिर आप मैच भी लिख सकते हो, यू आर प्लेइंग मैच, या फिर लिख देना यू आर प्लेइंग द मैच, ठीक है। दोनों ही सही रहेगा। मैंने इतना लिखा है। अब इसी का मैं नेगेटिव बना रहा हूँ। ये तो था अफर्मेटिव, ये था अफर्मेटिव। अच्छा, इसी को मैं नेगेटिव में बना रहा हूँ। तुम देखो कैसे बनाते हैं, तुम मैच नहीं खेलते हो, तुम मैच नहीं खेलते हो। कर सकते हैं आप इसको, कर सकते हैं क्या, देखते हैं। तुम के लिए लिखेंगे यू। हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब भी आती है। हेल्पिंग वर्ब आएगी आर। नहीं वाला है, निगेटिव वाला है, तो आप लगाएंगे इसके लिए नॉट, नॉट, ठीक है, नॉट। खेलना, तुरंत देखिए ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है वर्ब। हमने लिखवाया था उसमें सबसे पहले निगेटिव वाले में क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर नॉट के बाद फिर से वर्ब। वर्ब क्या है, कौन सी, खेलना, प्लेइंग, प्लेइंग, ठीक है, प्लेइंग। अब प्लेइंग के बाद प्लेइंग और ऑब्जेक्ट लिखेंगे क्या है, मैच, मैच, ठीक है। ये था। अब इसी को मैं तीसरे फॉर्म यानी कि इंट्रोगेटिव फॉर्म में बनाने की कोशिश कर रहा हूं। कैसे, देखिए, क्या इंट्रोगेटिव में क्या पहले आता है, तो क्या तुम मैच खेलते हो, क्या तुम मैच खेलते हो। लास्ट में मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ओके, अब देखिए क्या यानी कि आगे शुरू हो रहा है। सबसे पहले वाक्य शुरुआत कैसे हो रही है इसकी जो है क्या के लिए अंग्रेजी लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि व्हाट नहीं लिखेंगे, क्योंकि बीच में आता तो व्हाट लिखते, लेकिन साइड में आ रहा है, मतलब एकदम शुरुआत में आ रहा है वाक्य के, इसलिए इसकी इंग्लिश जो हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी टेंस के अकॉर्डिंग। टेंस है आपका यहाँ पे खेल रहे हो होना चाहिए था यार, सॉरी, ये हो रहा है हमारा खेल रहे हो, खेल रहे हो, यहाँ पे भी खेल रहे हो। क्यों, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कौन सा टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और इसकी पहचान रहे हो। बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, थोड़ा सा आप समझ लें इसको ठीक कर लें थोड़ा सा। खेल रहे हो जाएगा यहाँ पे, खेल रहे हो, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। आप समझ गए, आप खेल रहे हो, ठीक है। क्या के अंग्रेजी लिखेंगे तुरंत ही हेल्पिंग वर्ब। क्या है हेल्पिंग वर्ब, इज नहीं, सॉरी, आर। क्यों, क्योंकि तुम के लिए लगता है आर, तो इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी आर। अच्छा, यू, आर यू, ठीक है। हेल्प, अब लिखेंगे वर्ब क्या है यहाँ पे, खेलना, आर यू प्ले, आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा प्लेइंग, आर यू प्लेइंग। अच्छा, क्या खेल रहे हो, मैच, तो मैच। ये होता है आपका एग्जाम्पल कंप्लीट। एक एग्जाम्पल और करेंगे और इस क्लास को करेंगे समाप्त। और आपको आज
मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पूरा समझाया है। अगर पसंद आया हो आपको ये वीडियो तो ज़रूर लाइक करके जाना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, ठीक है। हाँ तो चलिए देख लेते हैं अगला एग्जाम्पल। क्या है अगला एग्जाम्पल? हम अपने कपड़े धो रहे हैं। तो याद हमें लगता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी इसको ट्रांसलेट करने में, इसलिए मैंने क्या किया है, बगल में इसके फॉर्मूलेस को लगा दिया है ताकि आप आराम से इसको देखें और इसको ट्रांसलेट कर लें। अभी शुरू शुरू में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे तो आपको ये फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से ट्रांसलेट कर लेंगे। ये तो मैंने वैसे ही लिखा दिया ताकि आपको कुछ ना करना है, ये इंग्लिश हिंदी देखनी रहे और इस तरह के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर देना रहे, इसीलिए मैंने इसको लिखा दिया है, ठीक है। आप चाहे तो इसको देख तो कुछ दिन कीजिए, 1-2 दिन कीजिए, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको कभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं फॉर्मूले की, आप बिना देखे कर लेंगे इसको, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। हम अपने कपड़े धो रहे हैं। हम अपने कपड़े धो रहे हैं, तो ज़रा देखिए, हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए हम है ना। हम के लिए लगता है वी, हमने लिखवाया था अभी थोड़ी देर पहले, वी मीन्स होता है हम, वी हो गया, सब्जेक्ट हो गया हमारा। हेल्पिंग वर्ब, वी के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी आप बताओ जरा। वी के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगेगी आर, क्योंकि वी एक क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। वी आर हो गया, वी आर हेल्पिंग वर्ब हो गया। वर्ब पे चलते हैं, इसमें अब ढूंढिए वर्ब कहाँ है। हम अपने कपड़े क्या कर रहे हैं, धो रहे हैं, धोना वाला काम कर रहे हैं, इसलिए धोना क्या हो गया, वर्ब हो गया। धोने की इंग्लिश होती है वॉश, तो वी आर वॉश। लेकिन क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस चल रहा है इसलिए आईएनजी फॉर्म लगेगी यहाँ पे, वॉशिंग, वी आर वॉशिंग। क्या कर रहे हैं, अपने कपड़े धो रहे हैं। अपने कपड़े ये है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे आईएनजी हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट लास्ट में लिखना रहता है, तो अपने किसका है, वी का है, तो वी का जो अपना होता है, वी का अपना होता है आवर, वी आवर, ठीक है, अपना होता है आवर, तो ओ यू आर, अपना, वी के हिसाब से हमने आवर लगाया है। और ये कपड़ा यानी कि क्लॉथ, क्योंकि कपड़ा नहीं है कपड़े हैं इसलिए क्लॉथेस। क्लियर है इतना? आगे चलते हैं ये वाला, ठीक है। निगेटिव देखते हैं, ये अफर्मेटिव था। निगेटिव में क्या होता है, हम, सेम ऐसे होता है, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है, बस याद कर लीजिए। वी, देखिए वी सब्जेक्ट हो गया हमारा, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, वी के साथ लगता है आर, अभी बताया आर, और फिर उसके बाद लगाना अपने को नॉट लगा दिया हमने, नॉट। अच्छा, नॉट के बाद आता है आपका वर्ब क्या आपका, कपड़ा यानी कि धोना है, धोना को होती है अंग्रेजी वॉश, तो वॉश WASH, और ING फॉर्म लगा देंगे तो हो जाएगा वॉशिंग, और फर्स्ट फॉर्म हो गया ये ING हो गया, और ऑब्जेक्ट लास्ट में लिखना है क्लॉथ यानी कि किसका क्लॉथ, आवर क्लॉथ। क्लियर है? चलते हैं, अब ये हो गया निगेटिव। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर, जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हमारा क्या, हम अपने कपड़े धो रहे हैं। देखिए इंट्रोगेटिव में कोई क्वेश्चन वर्ड आया है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो क्या की इंग्लिश हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग, हम के अकॉर्डिंग, हम यानी कि वी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हो जाएगा आर वी यानी कि हम, ठीक है, हम के सब्जेक्ट हो गया आर वी। अब इसके बाद आएगा, देखिए हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING, तो धोना वॉश, और ING लगाएंगे तो वॉशिंग हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे क्लॉथ यानी कि आवर क्लॉथ, और क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपका पूरी तरीके से समाप्त हो गया। एक आई वाला एग्जाम्पल देना था आपको, आप कोई दिक्कत नहीं है, आई वाला भी ऐसे ही कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, अगर आपको यहाँ पे हम की जगह पे मैं दे दिया होता तो मैं यहाँ पे लगा देता आई, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो सब वो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो आर ना लगाते बल्कि आई के साथ में एन लगता है। आप इतना मैनेज कर सकते हो, ठीक है, इतना समझ में आ जाएगा आपको। तो ये हो गया आपका आज पूरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस समाप्त।
और मुझे लगता है मैंने एक एक चीज़ को बारीकी से समझाया है, बिल्कुल आपको समझ में आ जाना चाहिए। नहीं आया तो नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा और अगली वीडियो में आपका डाउट्स क्लियर कर दूंगा ज़रूर। ठीक है, इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हमारी जो प्रेजेंट, इसके बाद आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वो वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मिलते हैं। ठीक है, आज की वीडियो इतनी ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।